हेलो बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछला 2 लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज रियल नंबर के थर्ड लेक्चर की तरफ हम आ चुके हैं और फाइनली आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं और एचसीएफ एलसीएम के बीच में क्या रिलेशन होता है और किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे भी एचसीएफ और एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली जब एचसीएफ और एलसीएम का वर्ड प्रॉब्लम आता है तो हमको समझ में नहीं आता कि सर ये एचसीएफ का प्रॉब्लम है या एलसीएम का प्रॉब्लम है। तो उसको हम समझ के कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम देखेंगे आज। क्लियर है बात? आ रही है बात समझ में? तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अच्छा, एक बात समझ लो पहले, तो ये थ्योरी बाद में पढ़ना, पहले समझ लो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है। देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है तो उसको उसके प्राइम फैक्टर में हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो 16 है, ठीक है, तो 16 को इसके प्राइम फैक्टर में हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? देखो 16 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2 × 2। क्लियर है? देखो इस 2 प्राइम नंबर है या फिर इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, 2⁴। क्लियर है? जैसे और कोई एक नंबर लेते हैं, मान लो 36 लेते हैं, 36। तो देखो 36 को अगर हमको ब्रेक करना होगा, अच्छा ब्रेक करना अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सीखो। एक तो मेथड ये है कि 36 को ऐसे नोट कर लो, 36 और इसको ब्रेक कर लो। पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 2 18, अगेन 2 9, अगेन 3 3 और अगेन 3 1। इसका मतलब ये जो 36 था इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। देखो इसमें 2 और 3 का यूज है और 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो उसको हम इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ पा रहे हैं, ठीक है। देखो 2⁵ × 3⁵ अच्छा, एक बात का और ध्यान दो, जैसे 36 था, 36 को हमने ब्रेक किया ऐसे, ठीक है। आप अब ये वाला मेथड ना, ये वाला मेथड बिल्कुल बच्चों वाला हो चुका है मेथड, ठीक है। तो इसको आप यूज मत करो। आप डायरेक्ट कैसे यूज करो, उसको 36 लिखा हुआ है तो 36 को तुरंत सोच लिया करो। जो 2 नंबर आपके माइंड में सबसे पहले स्ट्राइक कर गया 36 को लेके, उसको लिख लो। जैसे एग्जांपल 36 को देखिए, हमारे मन में आया कि 6 × 6 लिखा हुआ है, या किसी बच्चे के मन में आया कि 9 × 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो सबसे पहले स्ट्राइक कर जाए उसको आप लिख दो। तो मान लेते हैं अगर 6 × 6 अगर लिखा हुआ है तो 6 को हम लिख सकते हैं ना 2 × 3 और इसको लिख सकते हैं 2 × 3। देखो यहाँ 2 टाइम्स है तो ये अगर 2⁵2 और 3 भी 2 टाइम्स है तो ये कितना हो गया 3⁵2। आ रही है क्या बात समझे? सिमिलरली जैसे 9, किसी ने अगर 9 × 4 लिखा हुआ था तो 9 को लिख सकते हैं क्या, 3² और 4 को लिख सकते हैं 2²। देखो अगेन वही आया 2² × 3²। बात समझ आया? तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करना है आप ये डिवीजन मेथड यूज ना करके आप डायरेक्ट यूज कर लिया करो। क्या ऐसे, मतलब जो 2 नंबर स्ट्राइक कर जाए आपके माइंड में, फिर उस 2 नंबर को हम अगेन फैक्टर करेंगे और वैसे हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बात समझ आ रही है? तो देखो, तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये यही बोल रहा है क्या, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड, देखो every complete number can be expressed as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime number factor occur। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, उसको छोड़ दो स्टेटमेंट को, सिंपल सा ये मतलब समझो कि वो क्या बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, कोई भी कंपोजिट नंबर, चाहे कोई भी कंपोजिट नंबर लिख लो आप, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं और हर एक का फैक्टराइजेशन अलग अलग आएगा। इसमें बताने वाली क्या बात है, वो तो आएगा ही अलग अलग। जब नंबर अलग है तो उसका फैक्टराइजेशन भी अलग होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे मान लो 20 की फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो 20 का फैक्टराइजेशन तुरंत बताओ कितना रहेगा, 4 × 5, बट 4 इज नॉट प्राइम तो 4 को क्या लिखेंगे, 2² × 5। देखो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 72 देखते हैं आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 8 × 9 या जो भी आ जाए पहले उसको लिख लो। 8 आया, 8 को लिख सकते हैं 2⁵3 × 9 को लिख सकते हैं 3²। देखो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो समझ आ रहा है क्या? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स या इन द पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर है बात? क्लियर है? और इसी जो प्राइम नंबर के फॉर्म में इसको ब्रेक कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? फैक्टराइजेशन। आ रहा है बात समझे? क्लियर है सबको? चले आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है
2025, तो सबसे पहले इसको 2 से डिविजिबिलिटी चेक किया तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा था, तो हमने 3 से डिविजिबिलिटी चेक किया तो 3 से डिवाइड किया 675 आया, फिर 675 को 3 से डिवाइड किया 225 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 75 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 25 आया, और फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 आया। इसका मतलब अगर हम बात करें 2025 का, तो 2025 का अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करें, देखो 2025 का अगर हम फैक्टराइजेशन की बात करें तो ये फैक्टराइजेशन क्या आ गया इसका, या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। बात समझ आई? क्लियर है बात? तो अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है वो यही बोलना चाह रहा है कि एवरी प्राइम नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स और इन द फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है बात? ठीक है। अब इसका यूज क्या है सर, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो उसके लिए आप समझो कि देखो फैक्टराइजेशन जैसे आप क्लास 9th में या क्लास 8 में आप सीखोगे, कभी अगर हमको एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करना होता था तो पहले उस नंबर का हम फैक्टराइजेशन फाइंड करते थे, फिर फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद वहीं से हम एलसीएम क्या आएगा वो फाइंड कर लेते थे, या फिर एचसीएफ क्या आएगा उस बात को हम फाइंड कर लेते थे। ठीक है, तो फाइनली हम यही सीखते हैं। जैसे उसका पहला एप्लीकेशन क्या है कि हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। मान लो अगर ए और बी अगर हमको कोई दो नंबर है उसका एचसीएफ फाइंड करना है, सबसे पहले उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, और जैसे उसका फैक्टराइज कर लिए उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर ए एंड बी। मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन समझते हैं ज़्यादा बेटर समझेगा। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, मान लो 72, ठीक है, और एक लेते हैं 56, ठीक है, 72 और 56। तो अगर हम बात करते हैं 72 का फैक्टर करो, देखो क्या आ जाएगा, 8 इंटू 9, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे 72 आएगा, और 56 में देखो 8 इंटू 7 56 आ रहा है ना, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 7 को लिख सकते हैं 7। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक है, तो अब इसका हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं उसको बहुत ध्यान समझना। एचसीएफ इसका हम फाइंड करते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, देखो ये टर्म कॉमन दिख रहा है, ये टर्म दोनों में कॉमन दिख रहा है, और 2 की पावर 3 2 की पावर 3 बाई डिफॉल्ट दोनों में सेम हो गया, तो 2 की पावर 3 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ क्या आ गया, 2 की पावर 3। आई बात सुनिए। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, और अच्छा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक नंबर लेते हैं हम, क्या ले लें इसमें, 72, चलो 144 लेते हैं, 144, और एक नंबर ले लेते हैं हम 144 ले लो, और 168 ले लेते हैं। ठीक है, 144 और 168 हम दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है। देखो 144 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखो 144 आपको समझ में आना चाहिए, 12 इंटू 12 को हम 144 बोला करते थे, और एक 12 है मतलब 4 इंटू 3, दूसरा भी 12, इसका मतलब 4 इंटू 3। देखो ये 4 का मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। देखो 2 स्क्वायर 2 और 2 बार आया मतलब 4 टाइम्स, और 3 स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आ रहा है तो आप बिल्कुल सिंपल मेथड यूज करना कि 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2। ठीक है, ऐसे 2 से आप कट करते जाना, कितना आएगा, 2 से 76, 78, एक सेकेंड, 72 आएगा, एक सेकेंड कितना रहेगा ये, 72, अगेन 2 से डिवाइड करो, कितना रहेगा, 36, अगेन 2 18, अगेन 2 9, देन 3 और अगेन 3 1। क्लियर? देखो वही है ना, 2 इंटू 2 इंटू मतलब 2 आया 4 टाइम्स और 3 आया 2 टाइम्स। देखो आया 2 4 टाइम्स और 3 2 टाइम्स, मतलब इसका फैक्टर क्या हो गया, 2 4 टाइम्स और 3 2 टाइम्स। अगेन देख लेते हैं 168 का, जब 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बिल्कुल सेम मेथड से, तो आपको दिखेगा कि ये आपको 2 की पावर 3 इंटू 3 और इंटू 7 आएगा। क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 और इंटू में 7 आएगा। अब बात करते हैं कि सर इसका हम कैसे एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए, सॉरी एचसीएफ की बात कर रहे हैं अभी, एचसीएफ की। तो इसका एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से। अब करते क्या है कि हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। देखो अगर हम 2 की पावर देखें, देखो इसके पास 2 की पावर 4 है, इसके पास 2 की पावर 3 है,
ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमको कॉमन लेना है तो हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 2 की पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो इसके पास तो 2 की पावर 4 है, लेकिन इसके पास तो 2 की पावर 4 नहीं है, लेकिन 2 की पावर 3 इसके पास भी है, 2 की पावर 3 इसके पास भी है। इसीलिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर, क्योंकि स्मॉलेस्ट पावर ही तो कॉमन ले पाओगे। यहाँ 2 4 टाइम्स है, यहाँ 2 3 टाइम्स है, तो ज़्यादा कॉमन क्या ले सकते हो, 3 टाइम्स वाला। जैसे एग्जाम्पल मान लो, चलो मान लो तुम और तुम्हारे फ्रेंड 2 लोग हैं, राम श्याम 2 फ्रेंड हैं, राम के पास 2 4 टाइम्स है और श्याम के पास 2 3 टाइम्स है। मैं दोनों लोग से कितना कितना 2 कॉमन ले सकता हूँ, इसके पास 3 था और इसके पास 4 था, तो मैंने इससे भी 3 ले लिया, तो इससे भी कितना लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। आया बात समझे? तो दोनों से मैक्सिमम जो कॉमन ले पाते हैं ना, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। देखो इसके पास 2 की पावर 4 था, इसके पास 2 की पावर 3 था, तो हमने दोनों से 2 की पावर 3 ले लिया कॉमन। बात समझाया? सिमिलरली यहाँ देखो इसके पास 3 2 टाइम्स है, इसके पास 3 1 टाइम्स है, तो हमने एक 3 भी कॉमन ले लिया। इसके पास 7 था, इसके पास 7 नहीं है, तो 7 को कॉमन नहीं ले सकते। तो इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ वो क्या आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 इंटू 3 दैट इज 24। क्या जाएगा, दैट इज 24। आ रही बात समझे? क्लियर है? ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड करते हैं हम ऐसे ही। तो देखो कितना आसानी से हो गया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक क्या बोला कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। जब प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक कर लिए तो उसका एप्लीकेशन क्या है कि सर उससे हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, और क्या फाइंड कर सकते हैं, और उससे एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से, अगर हमको इसका एलसीएम फाइंड करना होता तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा एक बात समझ लो, जो एचसीएफ होता है ना, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो एलसीएम होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहली बात आपको एक टर्म पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। आप खुद मुझे बताओ कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है, फैक्टर में और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। देखो एक टर्म है फैक्टर, एक टर्म है मल्टीपल। ठीक है, एक टर्म है फैक्टर और एक टर्म है मल्टीपल। तो हम देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे मान लो हमको एक नंबर लेते हैं 12, ठीक है, एक नंबर हम लेते हैं 12, तो हम बात करेंगे 12 का फैक्टर क्या है। तो 12 का फैक्टर का मतलब ये है कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को टोटली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 12 को टोटली डिवाइड कर जाए वो उसके फैक्टर, 12 जिसको डिवाइड कर जाए वो उसके मल्टीपल। नहीं समझ आया? देखो दोबारा से देखो, जैसे मान लो हम बात करें 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकते हैं, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 और 12। ये ऐसे नंबर है जो 12 को टोटली डिवाइड कर सकते हैं, तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल का मतलब ये है कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनको 12 डिवाइड कर सकता है। जैसे एग्जांपल 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। बात समझाया? क्लियर है? तो पहला डिफरेंस समझाया फैक्टर और मल्टीपल में। ठीक है, दूसरा डिफरेंस सोचो, ध्यान से देखो, जो फैक्टर है ना, फैक्टर हमेशा ही उस नंबर से छोटा या उस नंबर के इक्वल आ रहा है। देखो मतलब फैक्टर इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू द गिवन नंबर। क्लियर? देखो 1 2 3 4 6 12 सब 12 से छोटा या इक्वल है। अब देखते हैं मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल हमेशा उस नंबर के इक्वल या उस नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, ये दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस देखो, जो फैक्टर होता है ना वो फाइनाइट होता है, फाइनाइट इन नंबर होता है। देखो जैसे 2 4 6, सॉरी 2 4 6, देखो यहाँ पे टोटल 6 फैक्टर है। कितने फैक्टर है टोटल? टोटल 6 फैक्टर है। लेकिन क्या आप मल्टीपल बता सकते हो कितने हैं टोटल? टोटल मल्टीपल तो बहुत आ जाएंगे, देखो इन्फाइनाइट तक आ जाएगा हर एक वो नंबर जो टोटल से डिवाइड होगा। तो मतलब ये कितना होता है, ये इन्फाइनाइट होता है, और ये क्या होता है, ये फाइनाइट होता है। तो बात समझ आई क्या? तो फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस समझ आया। फैक्टर हमेशा उस नंबर से छोटा है, उस नंबर के इक्वल होगा। फैक्टर फाइनाइट इन नंबर्स होता है, ठीक है। और जबकि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल हमेशा ही उस नंबर के इक्वल या उससे बड़ा नंबर होता है, और ये बहुत ढेर सारे नंबर हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर हो सकता है मल्टीपल। बात समझ आए क्लियर? तो वही सेम चीज़ें है जब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो जैसे एचसीएफ क्या बताता है, बहुत ध्यान समझना, पहले इसका मीनिंग समझ लो। एचसीएफ हमको ये बता रहा था, एचसीएफ ये बता रहा था कि ये वो हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये वो हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। जैसे आप देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8। 8 वो हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, 72 को भी और 56 को भी। 8 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 8 से बड़ा हो और दोनों नंबर को डिवाइड कर सके।
बात समझ आया? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, 56 को भी और 72 को भी। लेकिन एलसीएम का मतलब ये होता है कि वो छोटा से छोटा नंबर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। आ रही बात में? जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बात करें। देखो ध्यान से, एचसीएफ समझ आ गया आपको? जैसे देखो यहाँ पे आया 24 ना, 24 का मतलब ये है कि 24 ही एक ऐसा नंबर है हाईएस्ट जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड कर देगा। बाकी 24 से छोटा नंबर हो सकता है, लेकिन 24 से बड़ा नंबर कोई नहीं हो सकता जो दोनों को डिवाइड करे। तो आई थिंक आपको एचसीएफ समझ में आया। बात करें एलसीएम के बारे में डिटेल में। देखो एलसीएम के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। देखो जैसे अगर हम बात करें एलसीएम के बारे में, देखो एलसीएम दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम। तो जैसे अगर पिछला वाला क्वेश्चन था हमारा क्या, 144 और क्या था 168 था। तो 144 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो क्या आया था 2 की पावर 4 इंटू बताओ इंटू 3 क्या था, एक बार चेक कर लो, ठीक है। क्या था देखो 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर था, ठीक है। 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर था। ये क्या था 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 था। अब हमको फाइंड करना है यहाँ पे एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हम क्या करते हैं, सिंपल थ्योरी है इसकी, क्या कि जब भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हम इन जो कॉमन टर्म दिख जाए तो कॉमन टर्म की हाईएस्ट पावर को लेते हैं। कॉमन टर्म की किसके पावर को लेते हैं? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन टर्म, ठीक है। जो टर्म कॉमन दिख रहा है उसके हाईएस्ट पावर को लो। देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3 कॉमन दिख रहा है तो 2 की पावर 4 ले लो। यहाँ देखो 3 स्क्वायर दिख रहा है और 3 दिख रहा है ना, तो 3 का पावर मतलब 1 है यहाँ पे, तो क्या लेना है 3 स्क्वायर लेना है। देखो इसके पास 7 है नहीं, इसके पास 7 है, तो जो नंबर दोनों में कॉमन नहीं है वो तो डेफिनेटली लेना ही लेना है। आई बात समझे? तो इसका मल्टीप्लाई कर दो कि जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम रहेगा। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 कितना रहेगा 16 इंटू 9 इंटू 7, आप कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपका वही क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ आया? जैसे एक क्वेश्चन और समझते हैं, देखो ध्यान से। मान लो कोई एक नंबर है जिसका फैक्टराइजेशन करने के बाद कुछ ऐसा आया है कि 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7, मान लो ऐसा कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी नंबर है मान लेते हैं। फिर जो दूसरा नंबर था उसका मान लो कोई फैक्टराइजेशन आ रहा है, क्या मान लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2। अब देखते हैं कि अगर मान लो ये कोई दो नंबर था, ठीक है, मान लो ये ए और ये बी नंबर था और हमको अगर ए बी का एलसीएम फाइंड करना है तो हम चेक करते हैं कि दोनों में जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर क्या है। देखो 2 कॉमन था तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना 2 की पावर 4 इंटू 3 कॉमन था तो 3 का हाईएस्ट पावर कितना 3, तो 3 की पावर 3। 5 कॉमन था तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना 3, तो इसका मतलब 5 की पावर 3 इंटू 7 कॉमन था तो 7 का हाईएस्ट पावर कितना 2, 7 की पावर 2। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। बात समझ आया? तो कर लोगे एलसीएम। तो आई थिंक एलसीएम और एचसीएफ की टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होगी। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और जो हमने मेथड यूज किया इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों? क्योंकि हमने पहले कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर में ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद फिर उस नंबर का हमने एलसीएम या एचसीएफ फाइंड किया। क्लियर है? इसीलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यही सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। क्लियर है बात? आगे समझ में? चले आगे। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ में कुछ और बातें डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम नोट करके लिखते चलते हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान सीखो। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। किसी नंबर का
जो भी HCF आएगा और LCM आएगा, तो आप ध्यान देना HCF हमेशा ही क्या होगा, फैक्टर होगा किसका, LCM का। जैसे एग्जांपल में कोई बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 6 है और 8 है, 6 है और 8 है, तो अगर इन दोनों का HCF की बात करें, देखो ये हो जाएगा 2 × 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3। अगर इसका HCF देखो ध्यान से, तो HCF में क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर, तो 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 2, इसका HCF क्या गया 2, क्योंकि इसके पास 3 था नहीं। अगर हम LCM की बात करेंगे तो LCM क्या रहेगा, ये देखो 2 कॉमन था, 2 का हाईएस्ट पावर कितना, 2 की पावर 3, और जो नंबर दोनों में कॉमन नहीं है वो तो लेना ही लेना है, मतलब कितना रहेगा 8 × 3 24, ठीक है। तो LCM कितना है 24, HCF कितना है 2। अब देखो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 24 और नॉट, सही बात बोल रहे हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 24, इसलिए क्या बोला है कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। बात क्लियर है, आगे समझे, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो इसमें ध्यान से, सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर हम मान लो कोई दो नंबर है, ठीक है, देखो तो कोई भी दो नंबर है, तो अगर उसके हम LCM और HCF का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमेशा ही प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल आएगा हमेशा ही। जैसे एग्जांपल में तो कभी हमने किया था क्या, कि हम दो नंबर लिए थे 8 और 6, ठीक है, इनका HCF क्या आ रहा था, HCF आ रहा था 2 और LCM कितना आ रहा था, LCM इनका आ रहा था 24। अब देखो अगर हम 8 × 6 करते हैं तो आएगा 48, और 2 × 24 करते हैं तो ये भी कहता है 48। तो वही बोल रहा है क्या कि किसी भी दो नंबर का LCF और HCM का मल्टीप्लाई करो और उस नंबर का प्रोडक्ट फाइंड करो, दोनों हमेशा ही क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझाया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको आप याद ही कर लो बिल्कुल, क्या कि LCM × HCF इक्वल टू A × B, बहुत काम की चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट और काम का चीज़, फायदेमंद है ये। क्लियर है बात, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हमको यहाँ से मिला कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, और LCM × HCF करते हैं तो ये हमेशा ही प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल आएगा। एक बात और समझो कि अगर कभी आपको फ्रैक्शन का LCM HCF फाइंड करना पड़ा, क्या कि HCF एंड LCM ऑफ फैक्टर्स, या फैक्टर बोल दो या ये बोल दो कि नॉन फ्रैक्शनल या फ्रैक्शन बोल दो, चलो। अगर किसी फ्रैक्शंस का हमको LCM HCF फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। जैसे मान लो A/B और C/D कोई दो फ्रैक्शन है, क्लियर, और इन दोनों का हमको फाइंड करना है क्या, LCM। जब भी हमको LCM फाइंड करना है किसका, A/B और C/D का, तो हम करते क्या है कि A और C का फाइंड कर लो LCM, क्या फाइंड कर लो, A और C का LCM, मतलब न्यूमरेटर का फाइंड कर लो LCM, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का फाइंड कर लो HCF, किसका, B और D का। बहुत ध्यान से देखो क्या किया हमने, जब भी किसी दो फ्रैक्शन का हमको LCM फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं कि LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर करते हैं। क्यों करते हैं, अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ A/B और C/D, तो हम क्या करते हैं कि हमेशा HCF ऑफ AC अपॉन LCM ऑफ BD, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान दो। जब LCM फाइंड करना था तो LCM ऊपर था, HCF नीचे था, जब HCF फाइंड करना है तो HCF ऊपर है और LCM नीचे है। ध्यान देना, न्यूमरेटर में हमेशा न्यूमरेटर का फाइंड करते हैं, डिनोमिनेटर में हमेशा डिनोमिनेटर का फाइंड करते हैं। LCM के केस में न्यूमरेटर का LCM, डिनोमिनेटर का HCF, HCF के केस में न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का क्या फाइंड करते हैं, LCM फाइंड करते हैं। क्या इतनी बात समझ आ रही है, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो LCM और HCF फ्रैक्शन का हम कैसे फाइंड करते हैं, ये बात समझ में आ गई, और इसको एग्जांपल लेके देखते हैं, बहुत अच्छा क्लैरिटी बनेगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि हमारा एक है 3/4, ठीक है, और कोई दूसरा एग्जांपल कोई दूसरा नंबर लेते हैं, मान लो 5/2, ठीक है, 3/4 और 5/2, इसका हमको LCM और HCF दोनों फाइंड करना है। तो जब हमका इसका LCM फाइंड करना पड़ेगा, LCM, तो वो क्या बताया था कि LCM किसका लेंगे, 3 और 5 का, ठीक, और HCF किसका लेंगे, HCF लेंगे 4 और 2 का। तो आप बताओ 3 और 5 का LCM कितना हो जाएगा,
3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15 और 4 और 2 का क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम की वैल्यू आ गई 15/2। अच्छा इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। आप बताओ मुझे कि एलसीएम क्या हुआ करता था, एलसीएम वो नंबर हुआ करता था जो गिवन नंबर से टोटली डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब सर इन दोनों नंबर का एलसीएम ये आया है 15/2, तो ये 15/2 इन दोनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। हाँ डेफिनेटली होगा, करके चेक देख लेते हैं। देखो जैसे मान लो 15/2 है, इसको हम चलो इस नंबर से डिवाइड करते हैं अपॉन 3/4। अब कट करो, देखो 3 5 जा और 2 2 जा, देखो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये जाएगा 5 × 2, देखो 10, 5 × 10 2 कितना रहेगा 10। इसका मतलब ये टोटली डिविजिबल हो गया ना, तभी तो इंटीजर आया, इंटीजर कोसेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये टोटली डिविजिबल हुआ, मतलब हम सही चल रहे हैं और हमारा ये एलसीएम सही आ रहा है। क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको एचसीएफ फाइंड करना है इसका, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए करेंगे कि एचसीएफ ऑफ 3 5 अपॉन में एलसीएम ऑफ 4 और 2। क्लियर। तो 3 5 का एचसीएफ कितना होगा, देखो 1 हो जाएगा, और एलसीएम ऑफ 4 और 2 कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 और 2 हो जाएगा कितना आपका 4। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आपका आ गया 1/4। समझ में आई बात। तो किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करता है, ये पूरी तरीके से समझ में आ गया। क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, चले आगे। चलो ठीक है, देख लो एचसीएफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर ए एंड बी। एलसीएम बस जो आपको समझाया वही एक अच्छे लैंग्वेज में लिख दिया है, देख लो इसको स्टेटमेंट में कि एलसीएम है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स ए एंड बी। और वेरिफिकेशन इसका है, देखो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, आपको गिवन है ये। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन से देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोल रहा है कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर। आपसे बोल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अच्छा अगर ये कंपोजिट नंबर है तो आप मुझे बताओ कि कंपोजिट नंबर आप कैसे पहचानते हो। कंपोजिट नंबर हम उसी नंबर को बोलते हैं जिसके कितने फैक्टर होते हैं, मोर देन 2। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि ये जो नंबर गिवन है इसके मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि भैया ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, जैसे मान लो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 5 × 11 × 13 + 13। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, बस इतना ही प्रूफ करना है। इतना प्रूफ कर दिए, इसका मतलब आपका काम हो गया। देखो अच्छा एक बात और समझो, नंबर कोई भी हो 1 तो हमेशा उसका फैक्टर होता है, 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर, तो उसके बारे में तो सोचना है नहीं। ठीक है ना। देखो अभी ये है 5 × 11 × 13, देखो दोनों में 13 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 13 आप कॉमन ले लो। 13 कॉमन लो तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 × 11 और प्लस में कितना आएगा 1। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये नंबर क्या आ गया 13 इंटू में 15 × 11 करोगे 5 सॉरी ये 5 है, 5 × 11। ठीक है, 5 × 11 देखो जल्दी इसको करके देखो, तो 5 × 11 मतलब कितना हो गया, 11 × 5 55 और +1 कितना हो गया 56। ठीक, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 13 × 7 × 8 कुछ भी लिख दो, और 1 तो होता ही है। देखो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए, अभी 8 को और ब्रेक कर सकते हो 2⁻3, तो मतलब ये बहुत ढेर सारे फैक्टर, मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो गया ना, हमको 2 से ज़्यादा मतलब है। देखो ये 2 था, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, इसका मतलब ये नंबर कैसा है, नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर। सिमिलरली सेकेंड वाला क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, और आप कमेंट सेक्शन में डालना इसको कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। क्लियर है बात, आ रहा समझे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, बोला है आपसे चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन समझ लो पहले, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लो 6 है, 6 की पावर में हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी नेचुरल नंबर अगर लगाते हैं n, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, तो बोल रहा है क्या कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर है जिसकी एंडिंग 0 से हो। आपसे ये चेक करने के लिए बोल रहा है कि अगर ऐसा है या नहीं है, तो देखते हैं कि ऐसा है या नहीं है। बात समझो, जैसे अगर हम बात करें 0, तो किसी नंबर के लास्ट में 0 कब आता है, जब वो नंबर 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, या फिर ये बोल लो कि 10 को बोल सकते हैं 2 × 5, क्या बोल सकते हैं 2 × 5। इसका मतलब कन्फर्म है कि उस नंबर में 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग आ रहा है,
तभी तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर हमारा उस नंबर के लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ आया कि और 2 और 5 दोनों एक साथ आया तभी 0 आएगा, अदरवाइज 0 कभी नहीं आएगा। अब 6 को चेक कर लेते हैं। अगर जैसे 6 की पावर n था तो हम 6 को लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 और इसकी पावर n, तो यहाँ क्या आया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब जब 2 और 5 आपस में मिलते हैं तब तब 0 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। 2 और 5 मिलके ही 0 प्रोड्यूस करते हैं, ना अकेले 2 0 प्रोड्यूस कर सकता है, ना अकेले 5 0 प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप समझो यहाँ पे कि यहाँ 2 और 5 मिलके 0 बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 है, मतलब 5 नहीं है, मतलब क्या है 0 बन सकता है, तो ये 0 कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब ये था कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विथ 0, कैन नेवर एंड विथ 0। 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो, चाहे n कोई भी नेचुरल नंबर हो, 6 की पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा था। अगर 5 आता और ये 2 भी आता तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये हमारा 0 से एंड हो सकता है। तो क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप चाहो तो इसको देख लो एक बार, इसका सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन थोड़ा सा उसका मतलब ठीक ठाक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो हमने बात समझाया आपको अपने गंदे राइटिंग में, वही उसी बात को एक अच्छे लैंग्वेज में सिखा रहा है आपको। अब देख लो एक बार, देखने के बाद फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ तुरंत। बोल रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 612 एंड 3141 प्लस 612 और 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो। पहले आप 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो और 1314 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो और देखो क्या आ रहा है, ठीक है। 612 और 1314 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करिए और देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है आपका। क्लियर है? तो करे क्वेश्चन, देखो आ जाओ, आप वाले मेथड से करते हैं, बच्चों वाले। 612 प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 जा और ये 6 है ना, तो 0 6 कर दो, ठीक है। फिर 2 1 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, क्लियर। फिर अगेन देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा, 3 1 जा, अगेन 3 1 जा और 3 7 जा, अगेन 17 1 जा। तो अगर हम बात करें 612 का, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। देखो ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। अदरवाइज हम डायरेक्ट इसको 4 से चेक करते हैं, चलो वो मेथड बाद में सिखा देंगे, अभी आप ऐसे ही कर लो। 1314 का चेक कर लो, 1314 का क्या आ रहा है, 1314, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा देखो। चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ। देखो 1314 का चेक कर लो, तो अगर हम 2 से इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा, 2 6 जा, ठीक है, ठीक है, 2 6 जा 12, 1 2 5 जा, 1 2 7 जा। अगेन देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो 3 से चेक कर लो इसको। देखो 3 2 जा 6, 3 1 जा और 3 9 जा, ठीक है। अगेन 3 से 3 7 जा और 3 3 जा। अगेन देखो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 73 कैसा नंबर है, आप बताओ 73 कैसा नंबर है। 73 एक प्राइम नंबर है, तो 73 तो डिविजिबल किसी से नहीं होगा, तो 73 1 जा, ठीक है। 3 7 जा, 3 3 जा, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73। मतलब इसको हम पावर के फॉर्म में लिखे तो क्या हो रहेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, और ये क्या हो रहेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 73। क्लियर। तो अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एचसीएफ, ठीक है। तो अगर हमको एचसीएफ फाइंड करना है इसका, देखो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम ये देखते हैं कि जो कॉमन था उसका लोएस्ट पावर क्या है। तो देखो उसका लोएस्ट पावर कितना, 2। अगेन 3 में देखो लोएस्ट पावर दोनों में सेम है, 3 का पावर 2 ले लो। फिर इधर 17 है, 73 है, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका एचसीएफ क्या आ गया, 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 दैट इज 18। बात करते हैं एलसीएम का, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हम हाईएस्ट पावर चेक करते हैं, ठीक है। एलसीएम में क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर चेक कर लो। जैसे 2 का हाईएस्ट पावर क्या था, 2, तो 2 की पावर 2 ले लो यहाँ पे,
इंटू, तो ये 3 स्क्वायर था, 3 स्क्वायर था, 3 का हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3 की पावर 2। क्लियर। अगेन जो नंबर कॉमन नहीं है वो नंबर तो डेफिनेटली आपको लेना ही लेना है, 17 इंटू 73। क्लियर है। और इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करना, जो वैल्यू आएगी वही आपका इसका एलसीएम का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, मेथड समझ आया आप? ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर देखते हैं कि आपका आंसर क्या है। क्लियर। चलो देखो अगला क्वेश्चन है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 1152 1664 एंड ऑल्सो वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। देखो अभी जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क ले देता हूँ, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसको कमेंट सेक्शन में डालना। आप एक बार खुद ट्राई करो, अगर क्वेश्चन हो जाता है तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर आपका जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स देखेंगे और आपको अगेन वो रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, दोबारा समझा दिया जाएगा आपको। ठीक, चलो देखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन द ईच केस। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो पहले क्वेश्चन समझो कि हमको करना क्या है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स मतलब इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कंफर्म है सर ये बात किसकी कर रहा है, एचसीएफ की। किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसमें कुछ और भी बोल रहा है क्या कि लिविंग रिमाइंडर 6, मतलब 6 आना भी चाहिए रिमाइंडर में। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रिमाइंडर अगर आपसे पूछे कि 6 रिमाइंडर आ रहा है या कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो हम इसको क्या बोल दो, जो ये 6 था ना, ये जो 6 है इसको भी नाम दे दो कॉमन रिमाइंडर का। इस 6 को क्या नाम देते हैं, कॉमन रिमाइंडर। तो कॉमन रिमाइंडर कितना है, 6 है। ठीक है, तो हम करते क्या है, जो भी हमारा नंबर गिवन है 438 और 606, तो 430 में से 6 माइनस कर देते हैं और इसमें से भी 6 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 430 में 6 माइनस किए तो आया 432। क्लियर। और 606 में 6 माइनस किए तो ये कितना आ जाएगा आपका 600। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आपको एचसीएफ फाइंड कर लेना है किसका, 432 का और 600 का, 600 का और 432 का आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो करें फाइंड। देखो 6 इंटू 100 दिख रहा है आपको, 6 इंटू 100, चाहे इसको ऐसे लिख ले क्या, 6 को लिख लें 2 इंटू 3 और 100 को ऐसे लिख ले क्या, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। देखो सही है, 5 स्क्वायर 24, 2 स्क्वायर 4, 24 इंटू 4 100 आ गया। मैं डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आएगा तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका फैक्टराइजेशन करना, सेम आएगा। तो यहाँ से फाइनली देखो क्या आ रहा है आपका, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली अगर 432 का चेक करें, देखो इसको 432 को चेक करने के लिए आप क्या करो, ये देखो 8 से डिविजिबल है ना, 8 5 जा 40 और 8 4 जा, तो 8 कर लो, 8 5 जा 40 हो गया। ठीक है, और 8 4 जा, ठीक है। अब देखो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 54 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 27 और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना इसको सॉल्व। तो ये क्या रहेगा, देखो ये आ रहेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर है। अब वो क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए हम देखते हैं कि जो कॉमन है उसका लोएस्ट पावर क्या है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 में देखो लोएस्ट पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 इंटू 3 कितना आ गया 24। तो 24 इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर दैट इज 438 एंड 606 एंड लीव्स द रिमाइंडर 6। क्लियर है बात, समझ में आया। तो जब भी ऐसे रिमाइंडर की बात करेगा तो उस रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, कॉमन रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो उस कॉमन रिमाइंडर जो भी नंबर दिया था पहले उस नंबर में से उस कॉमन रिमाइंडर को माइनस कर लो, और कॉमन रिमाइंडर में से माइनस करने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मतलब जो नंबर आया उस नंबर हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। क्लियर है, चले आगे। देखो अगला क्वेश्चन है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336 240 एंड 96। मतलब आपसे क्या बोल रहा है कि जो इंग्लिश की बुक है आपके पास, जो इंग्लिश की बुक है वो कितनी है 336। ठीक है, जो मैथ्स की बुक है वो कितनी है 240। ठीक,
और जो साइंस की बुक है वो कितनी है 96। तो 336, 240 और 96 ये हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स दिए हुए किसके, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के। क्लियर है। तो आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रिस्पेक्टिवली यू हैव टू टेक इन सच अ वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टेक इज द सेम। तो क्या बोलना चाह रहा है, ये मतलब ये जो बुक्स है ना सबको मतलब सब्जेक्ट वाइज प्लेस करो और सब में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स आने चाहिए। मतलब जैसे मान लो कि इंग्लिश की 336 बुक है तो उसको डिवाइड करके इक्वल, मतलब मान लो इसमें अगर 20 बुक आ रहा है तो इसमें 20, इसमें 20 आना चाहिए। ऐसे 20-20 का 20-20 का हम कॉलम बना के रख रहे हैं। हमसे ये भी पूछ रहा है कि मतलब हाइट क्या होगी। हाइट मतलब कि जो हम एक जो बुक का स्टॉक बनाएंगे उस नंबर में कितने बुक्स होंगे, और उसके बाद बोला कि ऐसे सच कितने लाइन्स बनेंगे। ठीक है, ये भी हमसे पूछ रहा है। तो देखो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब हमको इसमें क्या पूछना चाह रहा है, एचसीएफ पूछना चाह रहा है। तो हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, 336, 240 और 96 का एचसीएफ फाइंड कर लो। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो। देखो क्या आ जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन का, किससे डिवाइड कर दे इसको, 6 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 6 × 5 और 6, देखो हो गया। अब इसको 6 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 3, और 56 को लिख सकते हैं 8 × 7, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 7। तो कितना आ गया, देखो 2 की पावर 4 × 3 × 7। ठीक है, आ रहा बात समझे। डायरेक्ट करना सीखो, नहीं आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 है तो 24 को लिख सकते हैं क्या कि 20 मतलब 240 को 24 × 0, 24 को लिख सकते हैं क्या 6 × 4, और 10 को लिख सकते हैं 2 × 5। ये देखो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, या चलो मैं अगेन लिख देता हूँ 2 × 3, 2 का स्क्वायर × 2 × 5। यहाँ पे क्या आ गया, देखो 2 स्क्वायर 2 मतलब 2 की पावर 4 × 3 × 5। क्लियर है। अगेन 96, तो 96 देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग ना 16 × 6। ठीक है, तो 16 मतलब 2 की पावर 4, 6 का मतलब 2 × 3, तो क्या आ गया 2 की पावर 5 × 3। क्लियर है, ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब फाइंड करते हैं इनका एचसीएफ। जब हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो क्या देखते हैं, जो कॉमन था, जो कॉमन है उसका लोएस्ट क्या पावर है। तो 2 देखो 2 कॉमन था, 2 का लोएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 4। क्लियर। सिमिलरली 3 कॉमन है, 3 का लोएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 1, और बाकी कुछ कॉमन है नहीं। तो 2 की पावर 4 16 × 3 दैट इज 48। तो हमारा एचसीएफ क्या गया 48। मतलब ये जो 48 है क्या है, ये 48 है हाइट ऑफ द स्टैक। मतलब जो हमारा बुक का हम ऐसे बुक मतलब एक के ऊपर एक बुक रख रहे हैं, तो एक कॉलम में हमारे कितने बुक्स है 48 बुक्स है। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 48। अब हमसे बोल रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स ऑफ, मतलब आप कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे जो बुक्स वाले होंगे। तो आप उसको ऐसे देख लो कितने नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे। देखो इंग्लिश के एक कॉलम में है 48 बुक, तो टोटल कितने बुक है 336। तो हम अगर नंबर ऑफ कॉलम की बात करें इंग्लिश के लिए कितना रहेगा 336/48, 336/48 कितना आ जाएगा 7। सॉल्व करो इसको, 7 आ जाएगा। क्लियर। ये किसका हो गया इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश में कितने रो बन जाएंगे 7। अब इसमें देखते हैं मैथ्स में कितना है 240, तो 240 को 48 से डिवाइड करो कितना रहेगा, देखो 48 2 और 5 आ जाएगा ये। ठीक, और सिमिलरली अगर हम बात करें किसका 96 है, तो 96 को 48 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब हमारे टोटल कॉलम्स कितने बन जाएंगे, टोटल कॉलम्स बनेंगे हमारे 7। टोटल कॉलम्स कितने बनेंगे 7 + 5 + 2 कितना आ गया 7 + 5 12 + 2 14। मतलब ये जो हमारा पूछा है हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, तो कितने स्टैक्स हो जाएंगे टोटल, कितने स्टैक्स होंगे 7 + 5 + 2 दैट इज 14। तो टोटल कितने स्टेप्स हो जाएंगे 14। आ रहा है बात समझे। ठीक है, क्वेश्चन समझ पा रहे हो। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आराम से वीडियो पॉज करो या वीडियो को बैक करके आप दोबारा से देखो, बहुत अच्छे समझ में आएगा क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे फिर, चलो ठीक है, बिल्कुल आप जो जुनून के साथ जुड़े रहो। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा। क्लियर है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक है ही नहीं जो समझ में ना आए। क्लियर। चलो अब बोला एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड
another device makes a beep after 62 seconds. They beep together at 10 a.m. At what time they beep together at the earliest? अब आपको क्वेश्चन समझना है। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, आप पहले क्वेश्चन समझो। क्या बोल रहा है कि मान लो कोई दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक बेल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक बेल था और ये बेल, एक बेल रिंग करता है 60 सेकेंड पे। जैसे 60 सेकेंड हुआ आप टन से बजेगा, फिर आफ्टर 60 सेकेंड दोबारा ये बीप करेगा, फिर 60 सेकेंड के बाद तीसरी बार बीप करेगा, ऐसे ही बीप करता जाएगा, ठीक है। तो ये कब कब बीप करेगा? पहला तो जैसे अगर 10 बजे की बात करें तो 10 AM पे किया, ठीक है, फिर 60 सेकेंड बाद कर लेगा, फिर 60 सेकेंड के बाद कर लेगा, ठीक है। या चलो मैं ऐसे लिखता हूँ कि पहले 60 सेकेंड के बाद करेगा, ठीक, अगेन कब करेगा ये देखो, चलो एक सेकेंड मान लेते हैं 10 बजे 0 सेकेंड था, तो अभी 0 सेकेंड पे एक साथ बीप कर लिया, क्लियर। फिर ये 60 पे बीप करेगा, फिर 120 पे बीप करेगा, फिर 180 पे बीप करेगा एंड सो ऑन। जो सेकेंड वाला बेल था, ठीक है, जो सेकेंड वाला बेल है ये 0 पे एक साथ बीप किया था, मतलब 0 मतलब 10 बजे एक साथ बीप किया था, क्वेश्चन में दिया है। फिर किससे बीप किया? 62 पे, फिर 62 + 62 कितना रहेगा? 124 पे बीप किया, ठीक है। फिर किस पे बीप करेगा? 186 पे बीप करेगा, और ऐसे ही बीप करता जाएगा। तो आपसे बोल रहा है कि अगला वो क्या टाइम होगा कि दोनों एक साथ बीप करेंगे, अगला वो क्या टाइम होगा जो एक साथ बीप करेंगे। तो ध्यान से देखो, इनडायरेक्टली ये हमसे पूछना चाह रहा है कि अगला वो कौन सा नंबर है जो 60 में भी आ जाए और 62 में भी आ जाए। मतलब नेक्स्ट वो कौन सा नंबर है जो 60 में भी आ रहा है और 62 में भी आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि वो लोवेस्ट कौन सा नंबर है जो 60 से भी डिवाइड हो रहा है, 62 से भी डिवाइड हो रहा है। मतलब क्या फाइंड करवा रहा है आपसे? एलसीएम फाइंड करवा रहा है। हाँ, अब समझ में आया क्या फाइंड करवा रहा था? एलसीएम। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको करना क्या है? अभी यहाँ पे हमको एलसीएम फाइंड करना है। किसका? 60 और 62 का। 60 और 62 का हमको क्या फाइंड करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो आप जल्दी से कर लेते हैं 60 और 62 का एलसीएम। 60 का प्राइम फैक्टर करो, क्या लिख सकते हैं इसको? 4 × 15, ठीक है। तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5। देखो ये 60 का हो गया। और 62 की बात कर लो, 62 का देखो 2 × 31 लिख सकते हैं ना, 2 × 31, 2 × 31। हालांकि 2 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, तो इसके आगे आप ब्रेक कर नहीं सकते, ठीक है। तो 2 × 31। अब हमको फाइंड कर क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो भी कॉमन है, जैसे ये कॉमन था, तो इस कॉमन में हमारा हाईएस्ट पावर क्या है? तो 2 की पावर 2 है, तो उसको ले लो, 2 की पावर 2 इंटू। अब देखो जो कॉमन नहीं है उसको तो डेफिनेटली लिखना ही लिखना है। तो 3 × 5 × 31 क्या हो जाएगा? 3 × 5 × 31। क्लियर है बच्चों? अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 का स्क्वायर 4 × 3 × 5 × 31। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। देखो ये 4 × 5 हो जाएगा 20, और ये 3 × 31 करेंगे तो कितना रहेगा? 3 3 3 9। क्लियर? तो इसका मल्टीप्लाई करो, 0 2 3 6 और 2 9 18, 1860। मतलब 1860 सेकेंड के बाद दोनों बेल एक साथ दोबारा बीप करेंगे। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कितने सेकेंड के बाद बीप करेंगे, आपसे ये बोला है एट व्हाट टाइम। एट व्हाट टाइम पूछा है आपसे, मतलब कितने बजे। अगर पहली बार 10 बजे अगर 10 बजे एक साथ अगर बेल बीप किया, तो दूसरी बार ये बेल कितने बजे बीप करेगा एक साथ। देखो 1860 सेकेंड है ना, तो एक बार इसको चेंज कर लो। अगर इसको हम 60 से डिवाइड कर दें, 1860 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, ठीक है, और 6 1 जा 6, मतलब कितना आ गया? 31 मिनट्स आ गया। तो इसका मतलब 31 मिनट्स के बाद ये दोबारा से बीप करेंगे। तो इसका मतलब दोनों बेल अगेन किस टाइम पे बीप करेंगे? 10:31 पे, 10:31 पे दोनों बेल एक साथ बीप करेंगे। क्या बात समझ आई? कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आएगा भी आएगा, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से समझते हुए चले। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन को पॉज करके दोबारा से खुद से सॉल्व करें, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो बच्चों, ठीक है, फिर आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, और फिर अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे भी किसी भी इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं।
आधी बात समझे, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। उसके जितने भी मेथड है सारे मेथड सीखेंगे और फिर डेफिनेटली उसके बाद हम लोग डेसिमल्स के बारे में बात करेंगे और फाइनली इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।